नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल कल्चर विद रमेश। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी पढ़ाई को नियमित तौर पर जारी रखा होगा। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर जो क्लास में अपने टेस्ट किया था उसे आप एनालाइज करके YouTube पर डालें। तो हम लोगों ने क्लास के अंदर यूनिट नंबर 3 जो आपके शारीरिक शिक्षा का इतिहास है और यूनिट नंबर 7 जो आपके शरीर रचना और क्रिया विज्ञान के नाम से जानते हैं, उसमें कुछ टॉपिक थे जिसमें कोशिका, उत्तक, हड्डियां, संधियां और मांसपेशियां, इनको हमने इंक्लूड किया था और उसका अपन एक लगभग 90 सवाल है, उसका टेस्ट पेपर लेकर के आए हैं और उसको अपन आज एनालाइज करेंगे कि किस प्रकार का सवाल है, उसे कैसे सॉल्व करना है। तो आइए साथियों बात करते हैं। सबसे पहले अपन सवाल नंबर 1 की बात करेंगे, जो आपके राष्ट्रीय खेल नीति, अपन ले लेते हैं पेन इसका, और चलो सवाल नंबर 1 है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ कब हुआ था? और ये सवाल अपन ने पिछले टेस्ट के अंदर सॉल्व किया था, दोबारा से रिपीट हुआ है। तो साथियों इसका आंसर है 1984। 1984 के अंदर पहली राष्ट्रीय खेल नीति आई थी, लागू की गई थी भारत के अंदर। दूसरा सवाल है, सूची 1 में जर्मनी, स्वीडन, ब्रिटेन के लेखकों के नाम दिए गए हैं और अपने देश में शारीरिक शिक्षा के विकास में योगदान किया है। उसको सूची 2 में कुछ उनकी पुस्तकें दी गई है, उनसे अपने को सम्मिलित करना है। यानी सूची 1 में कुछ पर्सनैलिटी है और सूची 2 में उनकी पुस्तकें हैं जिन्हें अपने को दोस्तों मैच करनी है। तो अपन मैच आराम से कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सवाल ये डिफिकल्ट था क्योंकि 2 पुस्तक तो मैंने आपको नोट्स में लिखाई थी और 2 पुस्तक मैंने बाहर से दी है। तो आइए बात करते हैं। पहली शख्सियत जो है दोस्तों वो है आपका गट्स मट्स, फ्रेडरिक गट्स मट्स, जो जर्मनी का एक विद्वान था और जिससे जर्मनी की जिम्नास्टिक का पितामह कहते हैं। और अपने को पता है कि गट्स मट्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जिम्नास्टिक फॉर द यंग। तो अपन इसको मिलान कर सकते हैं। दूसरा आदमी है फ्रेडरिक लुडविग जॉन, जिसे फादर ऑफ जिम्नास्टिक के नाम से जानते हैं और इसने जर्मनी में टर्नवेरिन क्रांति चलाई थी। और अपन जानते हैं कि लुडविग जॉन ने किताब लिखी थी जर्मन जिम्नास्टिक। अब साथियों ये 2 शख्सियत और है जिनकी अपन ने बात नहीं की थी, इनकी पुस्तकों की बात अपन ने नहीं की थी। फ्रेडरिक जालमार लिंग का संबंध अपन जानते हैं स्वीडन से है और अर्चेल्ड मैकलोरेन का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है। तो साथियों फ्रेडरिक लिंग को अपन जानते हैं कि इसका संबंध किससे है? जिम्नास्टिक से है। और स्वीडन की जो आधुनिक जिम्नास्टिक है उस आधुनिक जिम्नास्टिक का रूप देने वाला आदमी कौन था? पर हेनरिक लिंग का बेटा जालमार लिंग था। तो इसको अपन ने मिलान कर दिया इससे। और लास्ट बची है साथियों नंबर 2, अर्चेल्ड मैकलोरेन, ट्रेनिंग इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस नाम से है। तो अपन मिलान कर सकते हैं। ए में 3 नंबर आ रहा है, ये आ गया। बी में आपके 1 नंबर आ रहा है, ये आ गया। 2 ऑप्शन सेम सेम हो रहे हैं। ये देख लो कि सी के अंदर 4 किसके अंदर है? सी में 4 साथियों आपके ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की बात करता हूं मैं। पेपर संतुलित था, डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन ऑप्शन और लैंग्वेज इस तरह सेट की थी कि बच्चे थोड़ा सा परेशान हुए थे। लेकिन अपन इसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि परेशानी आ कहाँ रही है। अगला सवाल है, शारीरिक शिक्षा की आधुनिक विचारधारा की बात कर रहा है कि शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 19वीं सेंचुरी का जो आखिरी दशक था उसमें शारीरिक शिक्षा की जो आधुनिक विचारधारा है उसकी शुरुआत कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन। अगला सवाल है,
निम्नलिखित योजनाओं को उनके आरंभ किए जाने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यानी ये देखना है कि पहले कौन सी आई थी और बाद में कौन सी आई है। तो जिस साथी को नोट्स याद है उसे इस सवाल के अंदर कोई समस्या नहीं आई मेरे हिसाब से। एनएसएस को अपन ने साथियों लिखवा रखा है 1969 के अंदर एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना हुई थी। ये लो मैं लिख देता हूँ इधर, एनएसएस 1969। एनडीएस नेशनल डिसिप्लिन स्कीम राष्ट्रीय अनुशासन योजना की स्थापना साथियों 1954 के अंदर हुई और जनरल जेके भोसले इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। एनसीसी हृदयनाथ कुंजरू के प्रयासों से 1948 के अंदर आई थी और CABPER सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1950 में करवाई गई थी। अब आप इसका सीक्वेंस सेट कर सकते हैं कि पहले कौन सी है और बाद में कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो पहला नंबर है, 48, 50, 54 और 69। तो 3, 4 कहाँ आ रहा है साथियों? ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल मुश्किल नहीं था, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, थोड़ा सा सिस्टम सेट करना था। तो जब भी सवाल करें तो बड़ा सवाल देख करके, कूट वाला सवाल देख करके घबराना नहीं है। ये देखना है कि अपन ने जो ज्ञान प्राप्त क्लास में किया है उस ज्ञान को एग्जीक्यूट करना है ओनली, और कुछ बात ही नहीं थी। अगला अगर सवाल की बात करूं मैं साथियों, तो ये सवाल भी कॉमन सेंस के बेस पर था। अगर किसी को सवाल नहीं आ रहा है, हालांकि मैं ये बात नोट्स पे नहीं लिखाता हूँ, नोट्स उतने ही लिखाता हूँ जितना लगता है मेरे को कि एग्जाम के अंदर ये सवाल आ सकते हैं, उतनी ही बात करता हूँ। ट्यूशन डालता हूँ इसलिए ताकि सवाल छोड़ने वाले कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सवाल अपन कॉमन सेंस से कर सकते थे। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अपने को साउथ सेंटर पूछ रहा है, दक्षिण के अंदर। तो देख सकते हैं कि इन 4 ऑप्शन के में से दक्षिण के अंदर कौन सा ऑप्शन आ रहा है? दिल्ली जो है वो दक्षिण के अंदर नहीं है, मिड के अंदर है लगभग, या अपन देख सकते हैं राजस्थान के अपने किधर है, पूर्व के अंदर है। पटियाला भाई उत्तर के अंदर है। सिक्किम जो है वो बिल्कुल ही पूर्व के अंदर है, चाइना की बॉर्डर पर है। और साउथ में ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है भाई? सेट बेंगलोर। तो थोड़ा बहुत तो गेम खेलना पड़ेगा आप लोगों को कि सवाल नहीं आ रहा है लेकिन कॉमन सेंस अपन यूज करके सवाल कर सकते हैं। अगला सवाल की बात करें, एनसीसी की शुरुआत कब और किसने की? अभी अपन ने बात की थी कि 1948 में। किसने नहीं की? ऑप्शन पढ़ना है भाई। 8 में हुई थी लेकिन किसने नहीं की? मौलाना आज़ाद ने नहीं की थी। किसने की थी भाई? हृदयनाथ कुंजरू के प्रयासों से एनसीसी की स्थापना 1948 के अंदर की गई थी। और भारत की आज़ादी के बाद में ये भारत सरकार की ओर से शारीरिक शिक्षा के अंदर पहला कदम था एनसीसी की स्थापना करना। अगले सवाल की बात कर रहे हैं, रोमन काल में तलवार युद्ध, अपने रोम का काल पढ़ा है और तलवार युद्ध की बात कर रहे हैं। तो आप ये सवाल भी आराम से कर सकते हैं कि सर हमें तो आपने लिखाया नहीं था कि तलवार युद्ध किस में हुआ था, कहाँ हुआ था। तो भाई प्लेटनिस्टोस की बात तो मैंने यहाँ करी नहीं, ये बात तो मैंने स्पार्टा के अंदर कर ली थी। पैनाथेनिक की बात भी अपन ने ओलंपिक काल के अंदर की थी। कोरिंथ की बात भी अपन ने किसके अंदर की थी? पूर्व एथेंस काल के अंदर की थी। तो रोमन काल के अंदर भाई ऑप्शन ही एक सेट हो रहा है, कौन सा? एम्पी थिएटर। और अपन ने लिखा था कि रोम के अंदर एम्पी थिएटर और कोलेजियम नाम के 2 खेल मैदान थे। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सेट बैठ रहा है भाई? एम्पी थिएटर के अंदर तलवार युद्ध हुआ करता था, यानी जो सैनिक क्रियाएं हैं वो एम्पी थिएटर के अंदर हुआ करती थी। अगला सवाल था, दानिश या डेनिश जिम्नास्टिक कहाँ प्रचलित है? ये बात भी नोट्स में नहीं लिखाई थी मैंने आपको, लेकिन जो डेनमार्क की जिम्नास्टिक हुआ करती थी उसे डेनिश जिम्नास्टिक के नाम से जाना जाता था। ये सवाल भी थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो कर सकते थे। डी फॉर डेनिश और डी फॉर डेनमार्क। अगले सवाल की मैं बात करूं तो स्पार्टा काल में सैनिकों की टुकड़ी, ये बात अपन ने लिख रखी है, को क्या कहा जाता था?
और इसके अंदर कोई विवाद का बात ही नहीं थी। क्या बोलते थे भाई? इरेन बोलते थे। सैनिक टुकड़ी को इरेन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन आते हैं। कौन सा उत्तक ये लीजिए, सवाल नंबर 10 की बात कर रहे हैं। कौन सा उत्तक शरीर का संरक्षण करता है? और ये बात तो अपन ने अच्छी तरह से लिख रखी है कि उत्तक 4 प्रकार के पढ़े अपन ने। एपिथेलियल उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू। और अपन ने बात की थी कि एपिथेलियल उत्तक जो है वो शरीर को संरक्षण प्रदान करते हैं, बॉडी की आउटर लेयर बनाते हैं। जैसे अपनी स्किन आ गई, कोई भी अपना शरीर का आंतरिक अंग है, उस आंतरिक अंग का जो खोखला भाग है उसकी भीतरी और बाहरी दीवार कौन बनाता है? एपिथेलियल उत्तक, जिसे अपन कह देते हैं उपकला उत्तक। क्या बोल देते हैं भाई? उपकला उत्तक के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भाई ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन बात करेंगे भाई, थोड़ा सा लेट ले रहा है ये बोर्ड, ये लीजिए अपन ने इसको जूम कर लिया। अगला सवाल, कॉलेजियम, एक मिनट, ये लीजिए। अगला सवाल है भाई, कॉलेजियम कहाँ पाया जाता था? और ये अपन ने जब रोमन काल पढ़ा था तो रोमन काल के अंदर अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पर 2 प्रकार की व्यायामशालाएं या खेल मैदान थे, एम्पी थिएटर और कॉलेजियम। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर 4, रोम काल के अंदर। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया अपन ने, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कोशिका का कंट्रोल सेंटर किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं भाई न्यूक्लियस, या इसे कह सकते हैं अपन हिंदी में केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। और मैंने एक बात स्पष्ट कही थी कि शारीरिक शिक्षा के अंदर आपको अधिकतर शब्द जो है वो अंग्रेजी में याद रखने पड़ेंगे। जीके में पार पड़ जाएगी, लेकिन यहाँ हिंदी में पार नहीं पड़ेगी। एग्जामिनर उसका फॉन्ट ये लिख देगा भाई, क्या कर देगा? फॉन्ट ये कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? डिस्पोज करने वाला अपन ने पढ़ा था लाइसोसोम, आपको याद होगा। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। और क्या नाम लिख दिया कि डिस्पोज करने वाला, जो कोशिका को डिस्पोज करता है कौन है भाई? लाइसोसोम है। अगली अपन बात करें सवाल के बारे में, सवाल नंबर 14, एक मिनट फोन आ रहा है। सवाल नंबर 14, कोशिका चारों ओर तरफ से घिरी रहती है। इसने ये थोड़ा सा शब्द मिस्टेक कर दिया, घिरी होती है। और अपन ने बहुत अच्छे से बात की थी कि कोशिका का जो आउटिंग लेयर है, बाहरी आवरण है, उसे अपन कहते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और उस सेल मेम्ब्रेन को साथियों क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो प्रोटीन और वसा की बनी होती है उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगले सवाल के ऊपर अपन ने चर्चा कर रखी है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड पेशी स्थित होती है। मांसपेशियों के अंदर सवाल आया था और क्वेश्चन देखते ही पहला दिमाग में ये आना चाहिए आपके कि भाई ये सवाल आया कहाँ से है, टॉपिक कौन सा है। टॉपिक समझ में आ गया, किसका सवाल है? मांसपेशियों सवाल है। अब देखना है कि फलानी पेशी तो दे रखी है, ये बॉडी के किस भाग में स्थित है। तो भाई छाती पर तो मांसपेशी नहीं है, पैर के अंदर भी नहीं है और पीठ में भी नहीं है। कहाँ है? गर्दन की मांसपेशी है।
जो आपके नेक रोटेशन का काम करती है और नेक फ्लेक्शन का काम करवाती है। मसल की पोजीशन कहाँ पर है, मसल का ओरिजिन और इंसर्जन और उस मसल का मेजर वर्क क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गर्दन क्षेत्र की मांसपेशी कौन सी है भाई, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है, जो आपके स्टर्नम और क्लेविकल से उसका ओरिजिन होता है और आपके टेम्पोरल बोन की ओर जाती है, टेम्पोरल पर इसका इंसर्जन है। इसका राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चतुशिल्क, हिंदी नाम दे दिया भाई, नहीं करना याद, क्या याद रखोगे, क्वाड्रिसेप समूह। और अपन ने पढ़ा है कि क्वाड्रिसेप समूह वाली पेशियां है, अपन ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रखी है कि क्वाड्रिसेप के अंदर कुल 4 मसल्स होती है। कितनी होती है भाई, 4 होती है। और नाम अपने को याद है क्या, बिल्कुल याद है। एक का नाम है रेक्टस फीमोरिस, दूसरे का नाम है वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस और वास्टस इंटरमीडियलिस। 4 प्रकार की मांसपेशियां होती है। अब आप ऑप्शन में ढूंढ सकते हैं कौन कौन सी होगी, वास्टस लेटरलिस होगी, ये नहीं है भाई। रेक्टस फीमोरिस बिल्कुल है, ये भी बिल्कुल है। एडेक्टर मैग्नस है क्या, नहीं है। बाइसेप फीमोरिस है क्या, नहीं है। 1, 3 और 4 ऑप्शन कहाँ बैठ रहे हैं, उसको आप राइट कर देना। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फैक्ट याद है, कंसेप्ट आता है, तो कुछ नहीं करना है, उसको जनरलाइज करना है, उसको सामान्यकरण करना है कि भाई 6 ऑप्शन दे रखे हैं, मुझे 4 मांसपेशियां छांटनी है। कितनी बात कर रहा है, 3 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई, 3 मांसपेशियां ही पूछ रहा है आपसे कि इनमें से छांटो की कौन कौन सी क्वाड्रिसेप समूह की मांसपेशियां है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बात करेंगे सममिति को, बोल दिया अपन ने आइसोमेट्रिक। ये कह रहा है कि सममिति यानी आइसोमेट्रिक। मैंने कहा था हिंदी नाम याद करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपको कौन सा नाम याद रखना है, अंग्रेजी नाम ही याद रखना है। आइसोमेट्रिक अभ्यास वह है जिसमें मांसपेशी की लंबाई क्या रहती है भाई। अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक 2 प्रकार का मांसपेशियों में संकुचन होता है। आइसोटोनिक संकुचन के अंदर मसल की लेंथ बदलती रहती है, जबकि आइसोमेट्रिक में मसल की लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या रहती है भाई, समान रहती है, ना लंबी होती है ना छोटी होती है। उसके बाद सवाल 18 की बात करते हैं। बॉडी के किस भाग में वृहत और मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है। वृहत का मतलब लार्ज, बड़ा, लार्ज। तो किस भाग में वृहत और मजबूत पेशियां होगी भाई, वक्ष में नहीं है। अपन ने मजबूती की बात वक्ष के अंदर नहीं करी थी। लोअर लिम्ब में बिल्कुल सही बात है भाई, पेट के अंदर भी नहीं है और अपर लिम्ब में भी नहीं है। बॉडी के लोअर लिम्ब मतलब आपके जो पैर है, इस पैर के अंदर आपकी क्वाड्रिसेप मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, सार्टोरियस मसल, एडेक्टर लॉन्गस मसल, सारी की सारी बड़ी मांसपेशियां हैं और सारी की सारी क्या है, मजबूत मांसपेशियां हैं। कौन कौन सी भाई, आपके लोअर लिम्ब की मसल, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप, सार्टोरियस, एडेक्टर लॉन्गस। तो इसका राइट आंसर होगा आपके लोअर लिम्ब में। अगली बात करते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी, और पूछ लिया भाई कि सबसे लार्ज मसल कहाँ होती है, तो अपन ने पढ़ा था ग्लूटियस मैक्सिमस। ये मांसपेशी जो है वो बॉडी की सबसे लार्ज मसल है। लॉन्ग आए, लॉन्ग बोले, पूछे कि लॉन्ग मसल कौन सी है, तो कहाँ जाएंगे अपन, सार्टोरियस, जो कहाँ होती है आपके दोस्तों, जांग में होती है। पूछा क्या है, लार्ज। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, उसकी अंग्रेजी पढ़नी है, बड़ी देख करके यहाँ क्लिक मत कर देना भाई, ठीक बात। अगली बात करते हैं, मोटा फिलामेंट में लंबा प्रोटीन समाविष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूं, जिनका नाम पूछ रहा है। और मैंने आपको अच्छी तरह से बात की थी जब मैंने मसल फिलामेंट पढ़ाए थे, और मैंने कहा था कि 2 प्रकार के फिलामेंट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। और मैंने बात की थी कि मायोसिन को ही जो क्या कहते हैं, मोटा फिलामेंट कहते हैं। यानी इस मोटे फिलामेंट में जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है भाई, लंबा होता है। तो कोई बात नहीं है, सवाल की लैंग्वेज चेंज कर दी इसने, मत उड़ जाओ।
आपको तो कीवर्ड पकड़ने हैं कि कीवर्ड कौन कौन से पूछ रहा है। मोटा फिलामेंट की बात कर ली, और इसमें क्या होता है अभी, लंबा प्रोटीन होता है। तो सीधा आप कहाँ जाओगे, मोटा फिलामेंट देखते ही मायोसिन पे जाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं बैठेगा। एक्टिन की बात की अपन ने, एक्टिन जो होता है वो थिन होता है, पतला होता है, और एक्टिन फिलामेंट में ही कौन सा प्रोटीन मिलेगा आपको, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो इसका राइट आंसर हो गया भाई आपके ए, मायोसिन। अगली बात कर लेता हूं मैं क्वेश्चन की भाई। जब तक, एक मिनट, थोड़ा सा बोर्ड स्लो ले रहा है इसको, चलिए। जब तक आपको थ्योरी, कंटेंट, फैक्ट याद नहीं होगा, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक टेस्ट पेपर करना बिल्कुल फिजूल है, उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए आपको साथियों कंटेंट याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, जब मांसपेशी कमजोर और छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। एक बात मैंने लिखाई थी आपको, जब मसल फाइबर की जो साइज है, मोटाई है, बढ़ जाएगी, अपन उसको कहेंगे मसल हाइपरट्रोफी। मसल फाइबर की साइज बढ़ने का मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ गई, शक्ति बढ़ गई, मोटी हो गई, मजबूत हो गई। वो ये पूछ रहा है उल्टी बात, ये कह रहा है कि मसल जब कमजोर और छोटी और शक्ति में कम हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे। शायद मैंने क्लास में चर्चा की होगी लेकिन लिखाया बात नहीं थी। तो जो बात नहीं लिखाई है, अच्छी बात है, वो क्वेश्चन दे रहा हूं। अब क्वेश्चन देख करके आप अपने नोट्सों में क्या कर लेना, उसको ऐड कर लेना, ताकि वो बात कभी आप भूलोगे नहीं। क्वेश्चन के माध्यम से बात जल्दी याद रहती है। उसे क्या कहते हैं, मसल एट्रोफी कहते हैं। मसल का मोटा होना हाइपरट्रोफी, और मसल का छोटा, कमजोर, शक्ति में कम होना मसल एट्रोफी कहलाता है। अगली बात करते हैं, ट्राइसेप पेशी का मुख्यतः निम्नलिखित किस प्रक्रिया से संबंध है। जब मैंने मांसपेशियां पढ़ाई थी तो बात की थी कि भुजा की आगे वाले मसल को बाइसेप कहते हैं, पीछे वाली को ट्राइसेप कहते हैं। और ये बात भी लिखाई थी कि कौन सी मांसपेशी का मेजर वर्क क्या है। तो बात की अपने भुजा के फ्लेक्शन में काम करती है बाइसेप, और भुजा के एक्सटेंशन में काम करती है ट्राइसेप। तो साथियों शोल्डर से कोई लेना देना नहीं है। एल्बो एक्सटेंशन क्या आंसर होगा इसका, एल्बो। एल्बो का फ्लेक्शन बाइसेप, अगर एक्सटेंशन करेंगे तो कौन सी मसल काम करेगी, ट्राइसेप मसल काम करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा भी एल्बो एक्सटेंशन। इन फ्यूचर वैकेंसी आएगी तो इस प्रकार के सवाल ही पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, राइडर मांसपेशी किसे कहते हैं। और अपन ने ये फैक्ट भी लिखा था कि एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मांसपेशी को ही क्या कहते हैं, राइडर मसल कहते हैं। जो कहाँ होती है, आपकी जांग में होती है, आपकी थाई में होती है। और इस मसल का जो काम है वो अपन ने पढ़ा था कि लेग का एडक्शन करना, लेग जो मिड लाइन से दूर जा रहा है उसको वापस पास लेके आना, कौन काम करती है भाई, एडक्टर लॉन्गस मसल करती है। इसे ही क्या कहते हैं, राइडर मांसपेशी कहते हैं। अगले सवाल की बात करूं तो बहुत ही अच्छा सवाल, सिंपल सवाल था, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। और मैंने कहा था कि जहां एनर्जी की बात आए वहां सबसे पहले दिमाग में आपके आना चाहिए एटीपी। और अब इसने एक चीज और क्लियर कर दी है, इसने कह दिया कि इंस्टेंट सोर्स, कह रहा है कि अपन जब वर्क करेंगे, मसल्स वर्क करेगी तो हाथों हाथ बहुत जल्दी ऊर्जा कौन देगी, तो तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है भाई, एटीपी से मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आपके एनर्जी के पैकेट्स होते हैं सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। अगली बात करते हैं, ओके नेक्स्ट सवाल नंबर 25 की बात करेंगे अपन। पेज चेंज करना पड़ेगा ना, ये आ गया भाई। सवाल नंबर 25 की बात कर लेते हैं।
ये लीजिए। आइए सवाल नंबर 25 की बात करते हैं। पैराइटल अस्थि होती है, अपन ने हड्डियां जब पढ़ी थी तो पढ़ी थी अपन ने फ्रंटल पैराइटल, ये स्कल बोन्स है, फ्रंटल फ्रंट में है और पैराइटल जो है आपकी खोपड़ी की छत बनाती है। तो कहाँ की अस्थि है भाई? पैराइटल खोपड़ी की अस्थि है। उसके बाद बात करें कि हड्डी जाइगोमेटिक किसमें मौजूद रहती है, ये बात भी अपन ने पढ़ी थी। फेशियल बोन जो 14 होती है उसमें एक का नाम था जाइगोमेटिक बोन, जिसे अपन क्या कहते हैं? चिक बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? चिक बोन कह देते हैं किस हड्डी को? जाइगोमेटिक बोन को। तो किसमें है भाई? ये भी खोपड़ी में, क्योंकि जो चेहरा है वो खोपड़ी का ही भाग है। उसके बाद बात करते हैं हड्डी का कड़ापन, हार्डनेस किस तत्व के कारण होता है, और ये बात भी अपन ने स्पष्ट लिखी है नोट्स के अंदर कि मिनरल्स या खनिज लवण जो होते हैं उनके कारण हड्डियां कठोर होती है। और ये बात भी करी थी कि हड्डी के अंदर जो मुख्य मिनरल है वो कौन सा है? कैल्शियम है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। मानव शरीर में लंबी अस्थि का कार्य है, और मैंने एक बात कही थी कि लंबी अस्थियां जो है वो लीवर का काम करती है, उत्तोलक का कार्य करती है। स्पष्ट ये लाइन लिखा रखी है। तो लीवर के रूप में, उत्तोलक के रूप में कार्य करती है। कौन सी अस्थियां? लंबी अस्थियां। ये एग्जाम में सवाल 2-3 बार पूछा गया है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 29 की अपन बात कर लेते हैं कि 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी मानव अस्थि पंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़, स्लाइडली मूवेबल जॉइंट, अस्थि पंजर को बोल दिया अपन ने स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो जोड़ होते हैं, जॉइंट होते हैं, उनमें स्लाइडली मूवेबल जॉइंट किसे कहते हैं? और अपन ने एक ट्रिक लिखी थी कि अचल, और उसे बोल सकते हैं अपन थोड़ा चल, थोड़ा चल या अर्ध चल, और इसे कह सकते हैं अपन सचल। 3 प्रकार के जॉइंट पढ़े अपन ने, और अपन ने एक ट्रिक लिखी थी SAD, सेड, सेड नाम से। तो इसे बोल दिया अपन ने साइनोआर्थ्रोसिस जोड़, इसे बोल दिया अपन ने एम्फियोआर्थ्रोसिस जोड़, और इसे बोल दिया अपन ने डाईआर्थ्रोसिस जोड़। किसकी बात कर रहा है साथियों? स्लाइडली मूवेबल, थोड़ा चल जोड़ की बात कर रहा है। क्या कहेंगे इसे? एम्फियोआर्थ्रोसिस जोड़ कहेंगे। क्लियर है? इस ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं सेड। ट्रिक किस नाम से है? सेड से ट्रिक है भाई। अगली बात करते हैं, संकुचन के दौरान मांसपेशी की लंबाई में वृद्धि कहलाती है। अपन ने पढ़ा था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन 2 टाइप का होता है, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक। फिर ये बात की थी कि आइसो जो टोनिक संकुचन होता है, इसमें मसल की लेंथ जो होती है, लंबाई जो होती है, उसमें चेंज आता रहता है। उसके बाद बात की थी कि आइसोटोनिक संकुचन भी 2 टाइप्स का होता है, कॉसेंट्रिक और इसेंट्रिक। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के अपन 2 टाइप की बात की थी, कॉसेंट्रिक और इसेंट्रिक। और ये बात की कॉसेंट्रिक में मसल की लेंथ कम होती है और इसेंट्रिक में लेंथ बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। क्या पूछा है? लंबाई बढ़ना पूछ रहा है ना, वृद्धि पूछ रहा है। क्या करेंगे भाई? इसेंट्रिक संकुचन करेंगे। फैक्ट याद है तो क्वेश्चन अपना आराम से कर सकते हैं। अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली होती है। सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है ये, जो आपके सेल की आउटर लेयर थी, जो सेल का बाहरी आवरण बना रही थी, कोशिका को सुरक्षा प्रदान कर रही थी। और अपन ने लिखा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है, जो सिलेक्टेड चीजों को ही सेल के अंदर आने देती है। इफेक्ट था एक। अब अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल है, हील बोन किसे कहते हैं? और ये भी फैक्ट मैंने लिखा रखा है साथियों
हील बोन या एड़ी की हड्डी। किसकी भाई? एड़ी की हड्डी लिखा रखी है मैंने। इसे कहते हैं कैल्केनियस बोन, जो आपके एडी का निर्माण करती है। आपके एंकल बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, हील बोन या आपके एंकल का निर्माण करती है। उसके बाद सवाल नंबर 34 की बात करें, डेल्टोइड मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशी रचना का उदाहरण है? अपन ने जब मसल फाइबर के अरेंजमेंट के आधार पर उसके प्रकार पढ़े थे, तो अपन ने एक प्रकार पढ़ा था ट्रेंगुलर। कौन सा पढ़ा दोस्तों? ट्रेंगुलर, त्रिकोण। तो डेल्टोइड नाम से स्पष्ट है, डेल्टा आकार की है, और डेल्टा को ही अपन त्रिकोण कहते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। तो डेल्टोइड मसल जो है वो ट्रेंगुलर शेप की मसल है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगले सवाल की बात करता हूं, कार्पो मेटाकार्पल संधि उदाहरण है। ये सवाल का अपन ने आंसर पहले थोड़ा सा गलत लगवा दिया था, और यही सवाल कॉलेज लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन के पेपर के अंदर आया था कि कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट किसका उदाहरण है? उदाहरण है भाई आपके सैडल जॉइंट का। ये जॉइंट जो है वो कलाई के अंदर है। कलाई के अंदर आपकी रेडियस अल्ना आ रही है, इधर कार्पल बोन है, तो रेडियो कार्पल जॉइंट जो है वो तो एग्जाम्पल है भाई कॉन्डिलोइड का। लेकिन यहाँ कार्पल बोन्स जो है वो मेटाकार्पल के साथ में जॉइंट बना रही है। और अपन ने एक बात करी थी कि अंगूठे का जो जॉइंट है वो किस टाइप का जॉइंट है भाई? सैडल टाइप का जॉइंट है। इसका है सैडल टाइप का जोड़ है। तो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो है उसमें दोस्तों आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। उसके बाद प्रोफेसर अजमेर सिंह ने बैंकॉक एशियन गेम्स जो 1966 में खेलने गए थे, खेलों में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? भाई प्रोफेसर अजमेर सिंह बहुत ही जिद्दी आदमी था। उसने 1964 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, और उसने ओलंपिक के अंदर तो 4x400 मीटर रिले में भाग लिया था, जहां उसे कोई पदक नहीं मिला था। उसके बाद उसने 400 मीटर दौड़ के अंदर 1966 के बैंकॉक एशियन गेम्स में क्या लेके आया था? ये गोल्ड मेडल लेके आया था, स्वर्ण पदक लेकर के आया था। अगले सवाल की बात करता हूं। अगला सवाल, अस्थियों की रचना में निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत सर्वाधिक है? ये फैक्ट मैंने लिखाया था, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो अस्थियों के अंदर सर्वाधिक होते हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट। अगला सवाल, सैक्रम कशेरुकाएं बनी होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था बच्चों को कि सैक्रम तो आपने एक लिखा रखी है भाई, इसमें एक ऑप्शन में नहीं है। लेकिन बात करिए अपन ने बच्चों में सैक्रम अस्थियां कितनी होती है? 5 होती है, जो इस अवस्था बढ़ते 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 आपस में जुड़ जाती है और एक अस्थि बन जाती है। ऑप्शन में क्या है? 5 है, तो 5 अस्थियों की बनती है सैक्रम कशेरुकाएं। अगला सवाल था, हमारे शरीर में लिगामेंट नामक मुलायम ऊतक होते हैं, क्या कार्य करते हैं? अपन ने एक बात करी थी, लिगामेंट का मेन काम क्या है? हड्डी को हड्डी से जोड़ना। जो बोन को जोड़ता है उसे लिगामेंट बोलते हैं। तो लिगामेंट जो होते हैं दोस्तों वो आपके जॉइंट के डिसलोकेशन को रोकता है, यानी जो दोनों बोन्स है वो अपनी जगह से हिले नहीं, उन्हें पकड़ के रखता है। कौन रखता है? लिगामेंट रखता है। हड्डी का अपनी जगह से हिलना ही जोड़ डिसलोकेशन कहलाता है, यानी जो हड्डी है अपनी लोकेशन से हट चुकी है। तो ये कौन प्रिवेंट करता है, कौन देखता है? ये देखता है भाई आपका लिगामेंट फाइबर देखता है। अगले सवाल की बात करूं तो सवाल नंबर 40 पे अपन चलते हैं। कौन सी मांसपेशी विंग मसल, विंग माने पंख हो गए क्या आपके, कही जाती है? पंख आदमी के पीछे होते हैं, बैक साइड में होते हैं पंख आपके। तो बैक साइड की मसल कौन सी है? लेटेसिमस डोर्सी को ही क्या कहते हैं? विंग मसल कहते हैं। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है।
अगला सवाल 41, किस कमेटी के सुझाव पर 1957 में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, किसकी बात कर रहा है भाई? LNCPE, जिसका स्थापना के समय नाम था LCPE, एन बाद में जोड़ा गया 1973 के अंदर। कह रहा है कि LCPE की स्थापना की गई थी, उसका सुझाव किस कमेटी ने दिया था? ये बात अपन ने लिख रखी है और ये सवाल बहुत बार अपन ने पूछ लिया है कि ताराचंद कमेटी की सिफारिश के ऊपर ही 1957 के अंदर LCPE की स्थापना ग्वालियर के अंदर की गई थी और उसका पहला प्राचार्य बनाया गया था डॉक्टर PM जोसेफ को। अगली बात करते हैं सवाल 42 की, कौन सा जोड़ा असंगत है? ये सवाल शारीरिक शिक्षा के प्राचीन इतिहास से लिया गया है। शतरंज को प्राचीन समय में बोलते चतुरंग बोलते थे, राइट है। चौगान जो है पोलो का पूर्वगामी खेल है, बिल्कुल राइट है। सांप सीढ़ी को उस समय मोक्ष पट कहते थे, क्या असंगत है भाई इसके अंदर? मौज खास क्रिकेट को नहीं कहा जाता था। दो ऑप्शन तो शायद आपको आ रहे होंगे और दो ऑप्शन बिल्कुल आपके लिए नए थे, तो सवाल छोड़ना कौन सा है ये सिलेक्ट करना है आपको। हर एग्जाम के अंदर एग्जामिनर 8 से 10 क्वेश्चन देगा ऐसे आराम से, जो किसी टीचर को नहीं आते होंगे, किसी कोचिंग वाले को नहीं आ रहे होंगे, वो एग्जामिनर कहाँ से लाता है वो जाने वही। तो वो सवाल दोस्तों छोड़ने वाले होते हैं और किसी ने रिस्क खेली है तो कोई बात नहीं। अगली बात करते हैं सवाल नंबर 43 के ऊपर अपन आते हैं। ये सवाल दोस्तों आ गया 43 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे पहला शारीरिक शिक्षा संस्थान, पेन ले लेते हैं अपन, पहला जो है वो संस्थान कौन सा खोला गया था? फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। और अपन ने पढ़ा था भाई कि HVPM की स्थापना पहली संस्था के रूप में 1914 के अंदर की गई थी। दो वैद्य भाई थे, अंबा और पंत के नाम से उसे अपन जानते हैं। तो ये साथियों कॉलेज की बात नहीं कर रहा है, महाविद्यालय की बात नहीं कर रहा है, ये संस्था को बोलते हैं अपन, इंस्टीट्यूट कहते हैं। तो पहला कौन सा इंस्टीट्यूट था? HVPM अमरावती, हनुमान व्यायामशाला प्रसारक मंडल। अगला सवाल है 44वां, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान की स्थापना किस वर्ष की गई? ये साथियों NPED की बात कर रहा है, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव की स्थापना किस वर्ष हुई, ये बात वो पूछ रहा है। अपन आराम से कर सकते हैं, 1959 के अंदर 1959 में NPED की स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करते हैं कोहनी और घुटने में किस प्रकार का जॉइंट या संधि पाई जाती है? ये आपके साथियों एल्बो और नी जॉइंट की बात कर रहा है। अपन ने अच्छे से इस बात का रिवीजन किया है कि एल्बो और जो नी जॉइंट है उसका मूवमेंट सिर्फ एक ही साइड में होता है, दूसरी साइड में नहीं होता है। तो उसे क्या बोल देंगे? हिंज जॉइंट कह देंगे। अगला सवाल है स्पार्टा के लोगों को किस क्षेत्र में विशिष्ट समझा जाता था? इतनी बात पढ़नी है, हर क्वेश्चन का कीवर्ड उठाया करो। सवाल लेंथी है, उसका कोई मतलब नहीं है, पूछना क्या चाह रहा है वो बात करेंगे। तो अपन जानते हैं कि स्पार्टा के लोग जो है वो किस लिए फेमस थे? अपने सैनिकों के लिए फेमस थे भाई। ऑप्शन आ रहा है क्या कहीं पर? सैनिक कौशल में, ऑप्शन नंबर 3। अगली बात करेंगे चलो अगला सवाल 47, काफ बोन किसे कहा जाता है? अपन ने पढ़ी थी टीबिया और फिबुला बोन। अपन ने टीबिया को बोला था शिन बोन
और फिबुला को बोला अपन ने काफ बोन, जिसके ऊपर काफ मसल, जिसका नाम है गैस्ट्रोनीमियस, वो जुड़ी रहती है। अगला सवाल, शारीरिक शिक्षा को शारीरिक संस्कृति, फिजिकल कल्चर, इस नाम से अपना जो चैनल है यूट्यूब का, इसी नाम से अपने इंस्टाग्राम की आईडी है। फिजिकल कल्चर किस देश में कहते थे भाई? रूस के अंदर, रशिया के अंदर, सोवियत संघ के अंदर फिजिकल कल्चर नाम था। कौन यूनान से संबंधित नहीं है? यूनान की बात कर रहा है। यूनान के अंदर अपन ने स्पार्टा की बात की थी क्या? अपन ने एथेंस की बात की थी। 2 नगर या 2 राज्य थे यूनान के अंदर। तो कौन सी शब्दावली जो है इन दोनों के अंदर नहीं थी? पैलेस्ट्रा थी क्या? बिल्कुल थी। कहाँ थी? पूर्व एथेंस काल में थी। कोलेजियम नहीं था। कोलेजियम कहाँ था? रोम के अंदर था। टोइगेट्स पर्वत था क्या? बिल्कुल था, स्पार्टा के अंदर। पिंडार, बिल्कुल, जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे उसमें विनर के सम्मान में जो कविता बोलता था उसे पिंडार बोलते थे। तो ये भी कहाँ था? एथेंस में था। राइट आंसर हो जाएगा इसका कोलेजियम। अगला सवाल, शोल्डर ब्लेड को भी कहते हैं। अच्छा, जो अपना शोल्डर है वो शोल्डर कौन कौन सी हड्डियां बनाती है? जाहिर सी बात है, स्केपुला आ रही है पीछे से और यहाँ से ह्यूमरस आ रही है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई? स्केपुला आ रहा है। स्टर्नम हड्डी कहाँ है? स्टर्नम हड्डी आपके छाती के बीच में है, जिसे अपन चेस्ट बोन कहते हैं। रिब्स कहाँ है? ये रिब्स यहाँ पर है, अपनी बगल के अंदर है, चेस्ट बनाती है, रिब केज बनाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है भाई? स्केपुला बैठ रहा है, जिसे क्या बोलते हैं? शोल्डर ब्लेड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शिन बोन किसे कहते हैं? जस्ट बात करी अपन ने 2 प्रकार की बोन, टीबिया और फिबुला। टीबिया जो है वो पैर के आगे वाली बोन है, जब अपन नली बोलते हैं, और फिबुला जो उसके जस्ट पीछे है। तो टीबिया को शिन बोन कहते हैं और कहते हैं शिन पेन हो रहा है, तो शिन पेन शिन बोन में ही होता है भाई। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। 52 नंबर क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि बाइसेप की उत्पत्ति निम्न में से कहां से होती है? बाइसेप मसल की बात कर रहा है और अपन ने पढ़ा था कि जो आर्म है अपनी, अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब में आगे वाली मसल बाइसेप, पीछे वाली ट्राइसेप। इसका ओरिजिन पूछ रहा साथियों, उत्पत्ति कहां से होती है? लिखा अपन ने, बाइसेप ब्रोंकियाई की उत्पत्ति जो होती है वो स्केपुला से होती है, स्केपुला के ऊपरी हिस्से से होती है। अगला सवाल पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य निकाय, छोड़ दो इसको, ये पढ़ो, NFC, नेशनल फिटनेस कोर, लिखा अपन ने 1965 के अंदर। अगला, जांग की अस्थि का नाम, थाई बोन, आराम से कर सकते हैं अपन, कौन सी है भाई? फीमर है। फीमर जो बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी बोन है, जो कहाँ है? आपके जांग में है, थाई में है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 55 की बात करेंगे और 55 सवाल कह रहा है कि फ्रेडरिक लुडविग जॉन, किसकी बात कर रहा है दोस्तों? फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने जर्मनी में किस प्रकार की जिम्नास्टिक को प्रचलन में लाया था? जब भी लुडविग जॉन का नाम सुनते हैं ना तो नाम आता है टर्नवेरिन आंदोलन। क्या आता है भाई? टर्नवेरिन आंदोलन या क्रांति। लेकिन पूछ क्या रहा है? ये जिम्नास्टिक का नाम पूछ रहा है। तो भाई लुडविग जॉन जो है वो बहुत बड़ा देशभक्त आदमी था और उसे विदेशी जो आक्रांता थे, जिसने जर्मनी पर अधिकार कर लिया था, उनसे बहुत घृणा करता था। देशी खेलों को, देशी वस्तुओं को और देशी जिम्नास्टिक को ही उसने प्रमोट किया था और उसकी जिम्नास्टिक को बोलते हैं देशभक्ति जिम्नास्टिक। देशभक्ति जिम्नास्टिक, जिसे क्या बोल देंगे? पैट्रियोटिक जिम्नास्टिक कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। अगला है NCTE का पूरा नाम क्या है? ये बात अपने नोट्स में नहीं लिखी थी, लेकिन आप अगर BPEd या MPEd धारी हैं या MPEd किए हुए हैं या BEd किए हुए हैं
तो आपको एनसीटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एनसीटी ही जो है आपके कोर्स की योग्यता डिसाइड करती है। तो भाई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई, अगर आपकी कॉलेज की मान्यता एनसीटी की नहीं है तो वो आपका कोर्स जो है वो लीगल नहीं है। अगली बात करते हैं 57, ग्लेडिटोरियल कॉम्बैट, जिसे अपन बोल देते हैं हिंसक खेल। क्या बोलते हैं भाई? हिंसक भिड़ंत बोलते हैं। किसके प्राचीन कालीन इतिहास से संबंधित है? और अपन ने बात की थी जब रोम का इतिहास पढ़ा था तो एम्पी थिएटर जो खेल का मैदान था उसमें आपके ये वाला गेम जो है ग्लेडिटोरियल कॉम्बैट हुआ करता था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज के वर्तमान वैज्ञानिक युग में इसे शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे विकसित राष्ट्र, ये कह रहा है कि जो आज का युग है उस युग के अंदर कौन सी कंट्री जो है वो शारीरिक शिक्षा स्पोर्ट्स गेम्स के अंदर सबसे एडवांस है। तो ये बात भी कॉमन सेंस की थी। अमेरिका जो है वो आज के इस युग को लीड कर रहा है। लीडरशिप कौन कर रहा है भाई? अमेरिका कर रहा है। अगला सवाल है, स्कूलों में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए योग्यताएं कौन डिसाइड करता है? ये मैंने बात अभी जस्ट पहले करी थी कि अगर आपको शारीरिक शिक्षक बनना है या शिक्षक बनना है तो आपको कोर्स करना पड़ेगा बी एड या बी एड। और इस कोर्स की जो योग्यताएं हैं भाई वो कौन तय करता है? एनसीटीई, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा कमीशन जो है वो तय करता है। अगले सवाल की ओर बात करते हैं अपन। सवाल नंबर, अच्छा एनसीईआरटी नहीं है भाई, एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी तो क्या करता है? आपका कैरिकुलम सेट करता है। स्कूलों में जो कोर्स चलते हैं ना उसका कैरिकुलम कौन सेट करता है? एनसीईआरटी करता है। ये एक जो है रिसर्च सेंटर है, ठीक है। इसके लिए शिक्षा के अंदर कौन सा कोर्स लागू करना है, कौन सा कोर्स हटाना है, कौन सा नया लागू करना है, ये कौन देखता है? एनसीईआरटी देखता है। स्कूलों के अंदर चलती है ना बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स चलती है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, ये बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? अपने को ये जो नाम के आगे दे रखा है ये जोड़े जो है वो मैच करने हैं। कौन सा मैच नहीं हो रहा है उसके बारे में बात करनी है। पढ़ा अपन ने जीएस को क्या कहते थे? एथेंस के अंदर आकाश देवता बोलते थे। यूनान के अंदर यूनान का जो सबसे बड़ा देवता था उसका नाम था जीएस देवता। उसके बाद अपोलो को अपन ने क्या कहा था? ये नाम नहीं लिखा, अपन ने लिखा था सूर्य देवता। अपने लिखा प्रकाश का देवता। सूर्य क्या देता अपने को? अग्नि प्रोवाइड करता है। तो क्या सही है? बिल्कुल सही है। हेरा को क्या अपन ने लिखा? पृथ्वी देवता। हेरा का अपन ने जिक्र नहीं किया था, इसकी बात अपन बाद में करेंगे। पोसीडोन को ही तो क्या कहा था अपन ने? समुद्र देवता कहा था। साथियों हेरा जो है वो पृथ्वी की देवी ने होकर के विवाह की देवी थी। किसकी थी? विवाह की देवी। तो आज से ही जिस भाई को जल्दी विवाह करना है वो किसकी पूजा शुरू कर दे भाई? हेरा की पूजा शुरू कर दे। हेरा की तस्वीर मन में बसा ले। मैंने तो बसा रखी है अपने मन के अंदर। क्यों? क्योंकि विवाह की क्या है? रिक्वायरमेंट है। ठीक है भाई। तो हेरा का नाम जपते जाओ, जल्द ही क्या होगा? मांगलिक कार्य होगा घर में। अगला कौन सा? शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना। अच्छा क्वेश्चन है और कॉमन सेंस का सवाल है। क्या आंसर होगा इसका? शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा है वो फिजिकल एजुकेशन की जो मॉडर्न कंसेप्ट है, विचारधारा है, वो क्या है? एजुकेशन थ्रू मूवमेंट। एजुकेशन थ्रू मूवमेंट यानी मूवमेंट यानी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा क्या देनी है अपने को? अब
शिक्षा देनी है। अगला सवाल है, पेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि कहलाती है। ये बात अपन ने पहले कर चुके हैं कि मसल फाइबर की मोटाई बढ़ना हाइपरट्रोफी कहलाता है। अगला सवाल, श्वेत मांसपेशीय तंतु, ये भाई आपके व्हाइट मसल फाइबर की बात कर रहा है। इन्हें अपन क्या बोलते हैं? फास्ट ट्विच फाइबर कहते हैं। कौन से प्रदर्शन हेतु बेहतर है? अपन ने बात बहुत बढ़िया कर रखी है कि व्हाइट मसल फाइबर जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट होता है और ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी जो एक्टिविटी है, तेज गतिविधियां हैं जिनका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, उनमें काम आती है। क्या होता है उनमें भाई? संकुचन, तेज संकुचन होता है। अगले सवाल की बात कर लेता हूं। थोड़ा वीडियो का जो साइज है लंबा होगा, लेकिन इससे आपकी जो है वो मैं सारे कंसेप्ट जो है वही क्लियर कर दूंगा, ठीक है? तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आप इन फ्यूचर सवाल गलत नहीं करो। ये कह रहा मांसपेशी तंतु के संकुचन एलिमेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट की बात कर रहा है। को क्या कहते हैं? अपन ने बात कर रखी थी मायोफाइब्रिल की। मायोफाइब्रिल के अंदर ही आपका जो स्लाइडिंग फिलामेंट है वो पूरा होता है। और अपन ने बात की थी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो बेसिक यूनिट है, आधारभूत इकाई है, उसे अपन ने सार्कोमियर कहा था। क्या कहा था? सार्कोमियर कहा था। इसका राइट आंसर हो गया भाई मायोफाइब्रिल। अगला सवाल, मांसपेशियों को पूर्ण टोन बनाए रखने का एकमात्र उपाय क्या है? अगर भाई आप उचित और पर्याप्त व्यायाम करते रहेंगे तो मसल जो है आपकी पूरी टोन के अंदर रहेगी, पूर्ण तनाव में रहेगी। अगला सवाल भाई, रचना, शरीर रचना या एनाटॉमिकल भाषा में हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? जब अपन ने हार्ट पढ़ा था या अपन ने कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी, तो अपन ने एक बात की थी कि हार्ट की 3 लेयर होती है। बाहर की लेयर को अपन ने कह दिया था एपिकार्डियम, मिडिल लेयर को अपन ने कह दिया मायोकार्डियम, और अपन ने सबसे इनर लेयर को बोल दिया था एंडोकार्डियम। लेकिन एक बात मैंने कही थी कि एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम जो है वो हार्ट की मसल लेयर नहीं है। वो कौन सी लेयर है? वो आपके उपकला उत्तक की लेयर है, जो क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है हार्ट को। हार्ट की मसल लेयर कौन सी है भाई? बीच वाली मायोकार्डियम है। सवाल पूछा गया एग्जाम के अंदर कि हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं। अगला सवाल चलते हैं अपन, और सवाल नंबर 67 पे अपन आ गए हैं। अब थोड़ी सी देर की बात और है, किस प्रकार का तंतु दूसरे तंतु को जोड़ने का काम करता है भाई? ये कह रहा है कि एक फाइबर दूसरे फाइबर को जोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक कहते हैं भाई। संयोजी ऊतक का काम ही ये है, दो संरचनाओं को, दो अंगों को, दो टिश्यूओं को आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना। अगला सवाल, अधिक मात्रा में सफेद पेशीय तंतु, फिर से किसकी बात कर रहा है? व्हाइट मसल फाइबर की बात कर रहा है, पाए जाते हैं। किसमें होंगे? जिस एथलीट का जो इवेंट है बहुत ही फास्ट होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा और बहुत ही फास्ट होगा। मैराथन धावक में नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबी दूरी की दौड़ है। क्रॉस कंट्री धावक में भी नहीं होंगे, ये भी क्या है? 12 किलोमीटर की दौड़ है। किस में होंगे भाई? फर्राटा दौड़ धावक, इसे अपन क्या बोल सकते हैं? स्प्रिंटर्स बोल सकते हैं। क्या? स्प्रिंटर्स बोल सकते हैं, जो कितने आपके 100, 200 और 400 की होती है। अगली बात करते हैं, भारत सरकार ने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अपन ने बात की थी CABPER, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगले सवाल की बात करते हैं, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर में शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष का बैचलर कोर्स पूछ रहा है भैया। इतना लंबा नाम याद नहीं रखना है। क्या है ये? LCPE, जो कब बनी थी? 1957 के अंदर बन गई थी। और ये कह रहा है कि इस संस्थान के अंदर 3 साल का बैचलर कोर्स
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर होता है 3 साल का। स्नातक कोर्स बोलते हैं। कब प्रारंभ किया गया? जिस साल ये बनी थी उसी साल PM जोसेफ, जो इसके पहले प्राचार्य थे, उन्होंने 3 साल का एक बैचलर कोर्स शुरू कर दिया था, जिसे नाम दिया था BPE, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं अपन। अगला सवाल है, भारत में अखाड़े की प्रथा का प्रचलन कब हुआ था? तो अपन इसका एक लॉजिक लगा सकते हैं भाई। अखाड़ा जो है, लिख देता हूं यहां पर मैं, अखाड़ा जो है, अखाड़े के अंदर मुख्य कार्य होता था कुश्ती का। किसका भाई? ये सवाल पूछा गया है कि अखाड़ों का प्रचलन किस खेल के लिए था? कुश्ती के लिए था। और अपन को पता है कि कुश्ती का जो महत्व था वो महाकाव्य काल के अंदर था। लाइन अपन ने लिखी है कि कुश्ती को राज्य का संरक्षण प्रदान था। कौन से काल के अंदर? महाकाव्य काल के अंदर। इसका राइट आंसर होगा महाकाव्य काल। अगला सवाल, उत्तर हिंदू काल का समय पूछ रहा है आपसे। अपन ने शारीरिक शिक्षा का इतिहास शुरू किया था, तो अपन ने 2 प्रकार के काल विभाजन की बात की थी, और एक विभाजन के अंदर आपके पूर्व हिंदू काल और उत्तर हिंदू काल की बात की गई थी। और साथियों, जो पूर्व हिंदू काल था, यहाँ लिख देता हूं, पूर्व हिंदू काल था, वो आपके 600 ईसा पूर्व से आपके 300 ईस्वी सन तक था लगभग। ठीक है, ये कह रहा है कि उत्तर हिंदू काल, जहां पर ये एंड हो रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग 320 ईस्वी से कहां तक था? 1000 ईस्वी सन तक था। 1000 ईस्वी सन के बाद में आपका मध्य काल शुरू हो गया था, और इस मध्य काल के अंदर लगभग जो राज किया था वो मुगल वासियों ने किया था, मुगलों ने किया या मुसलमानों ने भारत में किया था। अगला सवाल है 73 नंबर, इति दंडू किस काल की प्रचलित गतिविधि थी? तो इस को आज कहते हैं गिल्ली डंडा। क्या बोलते हैं? गिल्ली डंडा कहते हैं। और ये जो है भाई ये आपके महाकाव्य काल की गतिविधि थी। कौन सी? इति दंडू। अगला सवाल, किस काल में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार की क्रियाएं कराई जाती थी? साथियों, ये सवाल 2022 PTI 3rd ग्रेड के अंदर पूछा गया मेरे हिसाब से। और अपन ने पढ़ा था नालंदा यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय की बात की, और एक बात कही अपन ने, यहाँ पर मार्शल आर्ट, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और योग जो है वो पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा था। यानी चाहे सिलेबस कोर्स कोई करना आपको, लेकिन प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जो है वो आपको डेली करने पड़ेंगे। ये वहाँ का रूल था भाई। तो स्टूडेंट्स के लिए प्राणायाम और सूर्य नमस्कार की क्रियाएं किस काल में थी भाई? नालंदा काल में थी। अगले सवाल की बात कर लेता हूं। सवाल नंबर 73 की बात करता हूं मैं, सॉरी सवाल नंबर 75 की बात कर लेता हूं। 75 सवाल, योग क्रियाओं को कौन से काल में विशेष महत्व था? अपन ने जब पढ़ाई करी थी इस चैप्टर की, तो अपन ने कहा था कि कौन से काल में ही योग की शुरुआत मानते हैं? वैदिक काल में। वैदिक काल में योग की उत्पत्ति हुई थी। वैदिक काल से पहले सिंधु घाटी काल आता है, लेकिन वहां पर योग के उत्पत्ति का कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता है। तो अपन क्या करेंगे भाई? तो वैदिक काल के अंदर 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और ऋग्वेद के अंदर योग के लिए युनजते शब्द काम में लिया गया है। किस काल में? वैदिक काल में। अगले सवाल पर चलते हैं। 76 क्वेश्चन पे अपन बात करेंगे। क्वेश्चन की बात अपने को करनी है। थोड़ा सा प्रोसेस बोर्ड का स्लो चल रहा है।
ये लो भाई, 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, सॉरी, हैदराबाद, गवर्नमेंट फिजिकल कॉलेज हैदराबाद के प्रथम प्राचार्य की बात कर रहा है भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल की बात कर रहा है। और अपन ने बात की थी 1931 के अंदर जब इसकी स्थापना हुई थी तो फेड वेलूर को इसका पहला प्राचार्य बनाया गया था। अगला सवाल, भारत में शारीरिक शिक्षा का प्रथम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ये इंडिया में फिजिकल एजुकेशन की पहली टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई? कॉलेज की बात कर रहा है। महाविद्यालय कौन सा खोला गया था? YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कहाँ खोला गया था? मद्रास में खोला गया था। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय विद्यालय खेल महासंघ, कुछ नहीं है, हिंदी नाम पर मत जाना, क्या नाम है? SGFI बना सकते हैं क्या? भारतीय को बोलते हैं इंडिया, विद्यालय को बोल दिया अपन ने स्कूल, खेल को बोल दिया अपन ने, सॉरी, विद्यालय को बोल दिया स्कूल और खेल को बोल दिया अपन ने गेम, और महासंघ को बोल दिया अपन ने फेडरेशन। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन पूछ रहा है साथियों, तो अपन जानते हैं दिसंबर 1954 के अंदर SGFI की स्थापना हुई थी और BD गोंद इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। अगली बात करते हैं। 1954 ईस्वी में भारत सरकार व नेशनल फेडरेशन के बीच तालमेल समन्वय स्थापित करने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? और अपन ने अच्छी तरह से बात की थी, अखिल भारतीय खेल परिषद, अपन ने इसको लिखा AICS, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना जो है वो भारत सरकार व खेल संघों के बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए की गई थी। यानी सरकार की कोई नीतियां हैं वो कहां तक पहुंचानी है? खेल संघों तक पहुंचानी, लागू करनी उसे, और फेडरेशन की कोई डिमांड है उसे कहां तक पहुंचाना? सरकार तक पहुंचाना। काम किसका था भाई? AICS, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे KM करियप्पा। ये सवाल पूछने लायक है, पूछ सकते हैं। अगले सवाल की बात करूं मैं अगर, तो सवाल नंबर 80 पे चलते हैं अपन। वीडियो काफी लंबा हो गया मेरे हिसाब से, लेकिन कंसेप्ट जो है आपके वो सारे मैं क्लियर करवा दूंगा, डोंट वरी। 80 सवाल की बात करते हैं। और राजस्थान में खेल गतिविधियों के संचालन का कौन सा निकाय है? ये सवाल नया है भाई अपने लिए, क्योंकि टॉपिक जो है ये सेकंड ग्रेड में ऐड किया गया है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। तो राजस्थान में कोई प्रकार की गतिविधि होगी खेलों की तो उसे कंट्रोल कौन करेगा भाई? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद करेगा। ठीक बात है। इसकी स्थापना 1957 के अंदर हुई थी और इसका रजिस्ट्रेशन जो है 1958 के अंदर किया गया था। अगला सवाल, कोठारी कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भाई कोठारी आयोग 1964 में आया था शिक्षा के लिए। नेशनल फिटनेस कोर NFC कार्यक्रम कौन सी योजना का विलय किया गया था? ये सवाल अच्छा है भाई, सवाल बढ़िया है। कह रहा NFC जो योजना बनाई गई थी ये कौन कौन सी योजनाओं को मिला करके बनाई गई थी? तो इसके अंदर आपके नेशनल डिसिप्लिन स्कीम के अंदर किसे मिलाया गया था? ACC को मिलाया गया था। एक्सिलरी कैडेट कोर जो थी वो NCC की एक विंग थी। नेशनल कैडेट कोर NCC जो 1948 के अंदर हृदयनाथ कुंजरू के प्रयास से बनाई गई थी, उसकी एक विंग ACC 1952 के अंदर स्थापित की गई थी, जिसमें 13 से लेकर के 16 साल तक के बच्चों को ट्रेनिंग मिलती थी। और ACC को मिला दिया किसके अंदर भाई? नेशनल फिटनेस कोर के अंदर। अगले सवाल की बात करता हूं। सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, कुछ नहीं करना है,
स्नाइप्स की बात कर रहा है भाई, ये किसकी बात कर रहा है? स्नाइप्स की बात कर रहा है। सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की बात कर रहा है। अपन ने अच्छे से पढ़ाई करी थी, 1965 के अंदर स्नाइप की स्थापना हुई थी। और ये बात भी करी थी कि 1987 के अंदर स्नाइप को जो है वो साई के अंदर मिला दिया गया था। अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 84 की बात करूंगा। और 84 सवाल कह रहा है, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति, साथियों हिंदी में नाम चेंज कर सकता है। अखिल भारतीय खेल परिषद को क्या बोल दिया? अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति, AICS का प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है। अपन ने बात कर ली पहले ही, KM करियप्पा। LNIPE, ये साथियों LNIPE की बात कर रहा है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के भारत सरकार के युवा मामलात और खेल मंत्रालय के अंतर्गत कब आया था? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की बात कर रहा है। सन 2000 के अंदर इसे भारत सरकार के युवा मामलात व खेल मंत्रालय के अंतर्गत शामिल कर दिया गया था। अगला सवाल है 86, स्पार्टाकियाड खेल उत्सव का संबंध किससे है? साथियों स्पार्टाकियाड नाम देखते ही आपके मन में स्पार्टा नहीं आना चाहिए, स्पार्टा नहीं आना चाहिए। स्पार्टाकियाड जो गेम्स थे वो संबंध किससे रखते हैं भाई? सोवियत संघ बोल दो, या क्या कह सकते हैं अपन, रूस कह सकते हैं। रूस में यूनियन लीडर स्पार्टाकस के नाम से स्पार्टाकियाड गेम्स शुरू किए गए थे, जो ओलंपिक खेलों के विरोध स्वरूप शुरू किए गए थे। तो इसका आंसर होगा सोवियत संघ। अगला सवाल 87, अंतर्राष्ट्रीय स्पार्टाकियाड के अंतर्गत, ये इंटरनेशनल स्पार्टाकियाड की बात कर रहा है, प्रथम ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये कह रहा है कि इंटरनेशनल जो स्पार्टाकियाड गेम शुरू किए थे सोवियत संघ ने, उसमें पहले ग्रीष्मकालीन खेल कब किए गए? अगस्त 1928 के अंदर ग्रीष्मकालीन खेल हुए थे। और दोस्तों इनका जो आयोजन है वो मॉस्को के अंदर किया गया था। और पूछे कि शीतकालीन कब शुरू किए गए, तो वही वो फरवरी 1928 के अंदर शुरू किए गए थे। अगला सवाल है 88 नंबर क्वेश्चन की बात अपन कर लेंगे। ये लीजिए, बात कर लेते हैं। निम्नलिखित मसल को उनकी स्थिति के अनुसार नीचे दिए गए कोड के प्रयोग से आरोही क्रम, एक मिनट पेन ले लेते हैं अपन। कौन से क्रम की बात कर रहा है? दो क्रम होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। अपन बोलते हैं ना पर्वतारोही, पर्वत चढ़ने वाला नीचे से ऊपर की ओर। तो ये भाई आपके नीचे से ऊपर की ओर मसल्स की बात कर रहा है, आपके बॉटम से बात कर रहा है टॉप की ओर। कर लेंगे बात अपन। पेक्टोरियल डेल्टोइड, सॉरी पोस्टीरियर डेल्टोइड कहाँ होती है? डेल्टोइड तो कंधे की मांसपेशी है, लिख दिया भाई। ये हो गई आपके कंधे की। रेक्टस एब्डोमिनस कहाँ पर है? ये आपके पेट पे है। सोलियस कहाँ है? ये आपके पिंडली की मान लो, हालांकि पिंडली और टखने के बीच में होती है। रेक्टस फीमोरिस कहाँ है? ये आपके जांग में होती है। अब देख लो भाई, सबसे नीचे क्या आएगी भाई? पिंडली आएगी ना, सोलियस नंबर 3 एक ही ऑप्शन के अंदर है। उसके बाद क्या आएगी? जांग नंबर 4 आ गई। उसके बाद क्या आएगा? पेट नंबर 2 आ गई। उसके बाद 1। तो ये ऑप्शन आपके सेट बैठ गया। अगला सवाल है 89, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। और जो कूट दे रखा है उस कूट से अपने को आंसर निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं है, अपने फैक्ट अगर याद निकाल देंगे। भाई सोलियस मांसपेशी कहाँ है? अपन ने कहा था कि पिंडली और टखने के बीच में है। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? निचला पैर। निचला पैर ही तो है ना भाई।
सार्टोरियस मसल कहाँ है भाई आपके, ये आपके भाई जांग के पार, यानी आपकी जो थाई है उस थाई को क्रॉस करती है, इसलिए ऑप्शन लिखा जांग के पार। ट्रेपेजियस मसल अपने को पता है कि आपकी ऊपरी पीठ के ऊपर है, और पेक्टोरलिस मेजर जो है वो आपकी छाती की मांसपेशी है। मिला दिया क्या, एक में 3 कहाँ आ रहा है, एक में ही आ रहा है, ये लो, फिर 2 में 4 आ गया। ओके भाई, मामला ओके है ना। चलो अगले सवाल की अगर मैं बात करूं तो सवाल नंबर 90 है, कहाँ चला गया भाई, ला थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन ही था और ये अपने गड़बड़ कर गया, यहीं पे है। अच्छा 5वां आ गया, पेज नंबर 4 की बात कर लेते हैं अपन। ये आ गया भाई इधर। चलो 90 नंबर क्वेश्चन की अपन बात कर रहे थे, इतने में अपने क्या हो गई भाई इसके अंदर, ये लो अभी आ जाएगा। ये लो भाई आपके 90 नंबर क्वेश्चन। ये आ गया, सवाल है भाई 90 नंबर आपके, अमेरिका में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और अपन ने अच्छे से बात करी थी, अमेरिका के अंदर शारीरिक शिक्षा को महाविद्यालयों में लागू करने का जो काम किया था कॉलेज के अंदर, वो किसने किया था, डुडले ए सार्जेंट ने किया था। यही वो आदमी है जिसने सार्जेंट जंप बनाया था। तो अमेरिकी अगर शारीरिक शिक्षा की बात करें तो किसका नाम आएगा, डुडले ए सार्जेंट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नाम यही सेट बैठता है। जॉर्ज विलियम का संबंध जो है वो YMCA से है, इंग्लैंड या ब्रिटेन से है। और अगर अपन अगले पेज के अंदर नील बक की बात करें तो इसका संबंध भी कहाँ से नहीं है, अमेरिका से नहीं है, डेनमार्क संबंध रखता है। और अपन जॉर्ज किंग की बात करें तो इसका संबंध भी नहीं है, ये तो यूनान का आदमी था। ठीक है, तो ये अपने साथियों 90 सवाल पूरे हो गए हैं। ये टेस्ट अपन लोगों ने क्लास के अंदर लिया था। कुछ बच्चों ने अच्छी मेहनत करी थी, नंबर अच्छे लेकर के आए, लेकिन कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हम नहीं हैं, उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम यही है, आपको टाइम खराब करना है, ये टाइम का उपयोग करना है। इस समय अगर आपने टाइम का उपयोग कर लिया तो यकीन मानिए कि आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं टाइम टाइम पर आपके लिए ऐसे ही पेपर और कंटेंट के वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।